मूसा सेठ, पहले आपने प्रेडिक्शन दी कि जी हम हो सकता है यूएसए से हार जाएं, फिर आपने प्रेडिक्शन दी कि इंडिया से भी हम हारेंगे, फिर आपकी प्रेडिक्शन आई कि बुमराह मैन ऑफ द मैच होगा, फिर आपने ये भी बता दिया कि भाई पाकिस्तान टीम में डिविजन हुई हुई हैं। जिस तरह बिल्डअप हो रही है ना पाकिस्तान टीम की ये सिचुएशन, यूएसए और कनाडा एक अपसेट वर्ल्ड कप में आप साइड कर लें और वो कोई अपसेट नहीं होगा, तो मैंने कहा वेट फॉर इट, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि मैं इंडिया को बेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच बुमराह होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉबीज इतनी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा जी शहीन नु बना दो। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि बाबर आजम है तो सब कुछ है, तो बाबर आजम को ले आओ। ये सारे टेस्ट, सारी तरह की रंगबाजियाँ ये अभी होनी थी। अब आप देखें कि प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें। ये जब इंग्लैंड गए हैं तो इनका वहाँ पे एक डिनर हुआ जिसमें बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आई हुई थी। तो एम्बेसडर ने मेरे ख्याल से वो इनका कोई लंच किया था कि डिनर किया था। वहाँ पे एक साहब उस प्रोग्राम को अटेंड करके आए, तो उन्होंने बाहर आके जियो को या समथिंग किसी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने उनकी पर्सनली बॉडी लैंग्वेज देखी, ये सब बिखरे हुए हैं। अब उसके बाद जैसे ये हमारे चेयरमैन ने मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जी हम सर्जरी करेंगे, और वो सर्जरी हमने देखी कि अब जब रिपोर्ट सामने आई हैं विद इन अ डे कि जी ये तो सारा कुछ पूरा मलबा वो डाल के शाहीन शाह अफरीदी पे डाल रहे हैं, तो वो वाज़े हो गया कि अच्छा टीम में डिविजन्स भी थी। जो आपने सारी चीज़ें बताई वो सारा कुछ निकल आया कि वही सारा कुछ एक्चुअल रियलिटी में हो रहा था। तो ये क्या क्या हो क्या रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, थोड़ा ज़रा इस पर नज़रसानी करें दोबारा। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। अब मैं अपनी गुफ्तगू को लेके चलूँगा वहीं से जहाँ मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक है। ये डिवाइडेड हैं, लड़े हुए हैं आपस में, लेकिन तब चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं जी टीम मुत्तहिद है और इंशाल्लाह ये देखिएगा कि ट्रॉफ़ी लेके आएगी। अभी हम कुछ डिस्कशन और नहीं कर सकते। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं कि जब टीम डिवाइडेड थी और टीम आपको पता था कि सारा कुछ इस तरह का चल रहा है, तो मुझे ये बताएं तब क्यों नहीं आपने पिन पॉइंट किया। एक्शन तब क्यों हाँ नहीं जी, लिया। उसके बाद आप एक सीनियर मैनेजर की शक्ल में बंदा ले जाते हैं, एक टीम मैनेजर की शक्ल में बंदा ले जाते हैं जिनको फड़का दिया आपने अभी। वो इन्होंने ना ब्लैक गोट्स फाइंड आउट करनी थी कि जी किस किस के ऊपर मलबा डाल के जो हाईलाइट हुए हुए थे उनको हम फड़का दें ताकि हमारी इज्जत बच जाए। वो बिल्कुल ठीक भी किया। वो सीनियर मैनेजर, वो चीफ सिलेक्टर, उसका कोई रोल बंदा, हाइट ऑफ सीरियसनेस देखें कि वो भाईजान यहाँ पे एक मुल्क को टीम दाव पे लगी हुई है, डिसीजंस हो रहे हैं, क्रिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं और उनका होना ज़रूरी है। वो भाईजान वहाँ पे लेजेंड लीग खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो वो ठीक किया जो भी किया। वो तो मैं पहले से कहता आ रहा था कि वो एक अजीब ही किस्म की सिलेक्शन थी, जो कि हर जगह वही भाई साहब नज़र आ रहे थे। सिलेक्टर भी वही थे, वो अपनी सिलेक्टर पैनल भी खुद ही सिलेक्ट कर रहे थे, सीनियर मैनेजर भी वही थे, और वो हर चीज़ का डिसीजन उनका था। उनकी पसंद है तो वो बंदा होगा, उनकी पसंद नहीं है तो वो फारिग है। तो अब इनको करना ये चाहिए, जो मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि ये जो जो हमारे पास इंटरनेशनल हमारे पास कोचेज़ आए हैं, अगर तो उनको रखना है या वो अगर वो रुकना चाहते हैं तो उनको पूरी अथॉरिटी दे दें। बड़ा सिंपल है। ये हम बाबर को कप्तान बनाई जा रहे हैं और बाबर साहब जो हैं वो एक माफिया बन जाएगा। आप देखें कि बाबर का रोल है क्या, कितने उसके नीचे 20 के वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, 2-3 एशिया कप्स हो चुके हैं, मेरे ख्याल से एक बड़ा वर्ल्ड कप हो चुका है। कहीं पे उसकी कप्तानी में आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच नज़र आई जिसने धोनी डिसीजंस लेता था? वो एक बाय बुक जो उसको पढ़ा के पीछे से भेज दिया है ना कि तुमने 4 ओवर पहले शहीन से कराने हैं, उसके बाद 4 ओवर तुमने एंड में कराने हैं, वो उसी तरह करा रहा होता है। वो किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को कप्तान रहना चाहिए। ये एक जो सर्जरी अप्रोच के साथ जाएं, ये सबको फड़काएं। मेरे ख्याल से रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाएं, गैरी कर्स्टन को जो है वो आउटराइट अथॉरिटी दें कि वो अपने तनख्वाह ले रहा है ना हमसे, और कई थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ले रहा है, मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ले रहा होगा, तो उसको कैंप्स लगाने चाहिए हर रीजन में। वहाँ से 10-10, 15-15 लड़के लेके आए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी आपकी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड अकेडमी है।
आपके इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगी हुई, वहाँ पे लाके आप उनको लाके ट्रेनिंग पे लेके आए और वहाँ से अपनी एक आउटराइट 20-25 लोगों की टीम जो है ना वो बैकअप के साथ तैयार करें। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली अगर तो इसमें टीम की डिविजन्स भी हुई थी जैसे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसके साथ साथ बाबर की कैप्टनसी में भी आप खुश नहीं हैं कि भाई उनकी कैप्टनसी में भी काफ़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी लैग्स हैं? बाबर की कैप्टनसी, वो कैप्टन है ही नहीं। देखें, एक कैप्टन बनने के लिए ना आपको शुरू से एक आपके अंदर इंस्टिंक्ट होना चाहिए, आपके अंदर एक आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए जिस तरह आप अपने आप को कैरी कर सकते हो। अब मैं आपको इस तरह लेके चलता हूँ कि आप रोहित को देखें। रोहित वॉज आउट ऑफ 2020 क्रिकेट। उन्होंने ड्यूरिंग IPL या पता नहीं IPL से पहले अनाउंस कर दिया कि रोहित ही लीड करेगा। समझ रहे हैं? हार्दिक पांड्या वॉज अ सिलेक्टेड कैप्टन, ही वॉज कैप्टनिंग T20 साइड ऑफ इंडिया। तो उधर तो कोई फुट नहीं पड़ी क्योंकि वो रोल ऐसा रोहित को दे दिया गया था और उसको बताया गया था और उसकी पर्सनालिटी थी कि ये लीड कर सकेगा और हमें ट्रॉफी दिला देगा। उन्होंने उस सोच को लेके वो चले। अब आप बाबर को बाहर निकाला फिर ले आए। बाबर में ऐसा कोई मतलब वो एक अच्छा बैट्समैन, एक क्लासी बैट्समैन, वो अपनी क्रिकेट लूज़ कर रहा है, अपनी पर्सनालिटी लूज़ कर रहा है बैटिंग की जो उसको मिल रही थी कि वो एक शायद वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स में उसका ऑल्दो वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है लेकिन वो उस टॉप लेवल पे जहाँ जा रहा था वो उसको ब्रेक लग चुकी हुई है। वहाँ से वो अब वो मेरे ख्याल से डिक्लाइन की तरफ चल पड़ा है क्योंकि वो मेंटल प्रेशर पाकिस्तान, मतलब यहाँ से अवाम का प्रेशर, फिर बोर्ड का प्रेशर, फिर दुनियावी जो आपके फैंस हैं उनका प्रेशर। तो मेरा नहीं ख्याल बाबर को कंटिन्यू करना चाहिए। बाबर को अगर ये लोग रखते भी हैं तो उसको इज़्ज़त के साथ खुद अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये राउट कर देनी चाहिए कप्तानी रिजवान की तरफ। रिजवान को मैं बार बार क्यों प्रमोट करता हूँ, वो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो एक थिंकिंग क्रिकेटर है, एक थिंकिंग माइंड है कि विकेट के पीछे खड़ा होता है, मूवमेंट, और उसने प्रूव किया है अपनी मुल्तान सुल्तान्स में 2 दफ़ा फाइनल खेला है, 1 दफ़ा फाइनल जीता है आपकी मुल्तान सुल्तान की तरफ से। तो यानी 3 IPLs में वो आउटराइट फाइनल्स खेल चुका हुआ है। एक में जीता है, 2 दफ़ा चले वो बैड लक हो जाती है, लेकिन वो एक अच्छा पैकेज है जो कि मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। दुनिया उसको रिजवान एक्टर भी कहती है, ड्रामा भी कहती है, लेकिन मैं कहता हूँ वो एक साफ़ सुथरा आदमी है जो ट्रू पैट्रियट है और मुल्क के लिए खेल रहा होता है। जब जाए लात भी ख़राब होगी, अंगूठा शायद फ्रैक्चर भी हुआ होगा, लेकिन वो गेम में इन रहता है और मुल्क के लिए खेलता है। मीडिया में रिपोर्ट्स तो यही आ रही है ना कि जी शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी अपनी ग्रुपिंग की हुई थी टीम में, लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें तो उस पे आपको क्या लगता है? वर्ल्ड कप में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जो सीरीज़ थी उसमें जो परफॉर्मेंस थी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, ग्रुपिंग उसने की होगी। देखिए, मैं उसकी परफॉर्मेंस आप उठा लें पिछले 1-1.5 साल से, ये बुमराह भी आप देखें, क्यों मैं उसको आइडलाइज़ करता हूँ और क्यों मैंने तब उसको मैन ऑफ द मैच कहा था कि ये भी 2 साल 2.5 साल के रिहैब के बाद वापस आया था। उसकी तो पेस कोई नहीं नीचे गिरी, मज़ीद बेहतर हो गई। उसको उन्होंने यूज़ इस तरह किया कि 2-1 मैच आयरलैंड में खिलाए, उसके बाद रेस्ट दे दिया, फिर 2-1 मैच खिलाए ये इसमें आपके एशिया कप में, फिर उसको रेस्ट दे दिया। मतलब उन्होंने उसको रीहैब के बाद आहिस्ता 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 गेम में लेके आए। अब शाहीन को हम जब लेके आए तो शाहीन की पेस भी डाउन थी। अब वो 2021 में जो हम T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया से मैच जीते थे 152 नॉट आउट या 153 नॉट आउट, उसमें शाहीन की पेस देखें, ही वॉज राइट अप देयर 147, 148, 146, और उसमें वो मूव करता था बॉल विच वॉज सिंपली अनप्लेएबल। आप रोहित अपने पीक पे था, ये दूसरा राहुल अपनी पीक पे था, कोहली अपनी पीक पे था, मतलब इंडियन साइड एक प्रॉपर आउटफिट था, इन्हें फड़का के रख दिया था और आपका चांस ही कोई नहीं था, आपको राइट ऑफ किया जा रहा था टोटल उसमें। तो वो एक मैच आपको सेमीफाइनल तक ले गया था, वो इसकी बॉलिंग। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि जब ये यहाँ पे आया तो इसकी पेस 130s में 128, 130, 132, मैक्स 134, 135 तक जा रही है, जो जहाँ पे बहुत ज़ोर लगा है। तो आपने इसको यूटिलाइज़ नहीं, आप इसको टेस्ट भी खिला रहे हैं, आपने इसको NOC दे दिए उधर के लिए, क्या नाम है, लीग्स के लिए। मतलब आप मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज इट सेल्फ जो है ना, वो हर चीज़ को पहले पालता है, उसको बड़ा करता है और फिर कहता है ये देखो अब तो टीम में ग्रुपिंग हो रही है, अब तो टीम में लड़ाई हो रही है, मुल्क के नहीं खेल रहे हैं, इनकी प्रायोरिटी लीग्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा, अगर ग्रुपिंग थी तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? पहले तो आप उसको मरम पट्टी करते रहे। क्योंकि जैसे आप बीइंग एन आउटसाइडर अगर आप इजीली प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि जी टीम में ग्रुपिंग हुई है, तो जो मैनेजमेंट थी उसने पहले ये कैसे चीज़ डायग्नोज नहीं की और उस वक्त क्यों नहीं इसका इलाज निकाला?
ये कोई नहीं इनसे आज क्वेश्चन। सर मैं वही तो आपको बात बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि पहले आप उसको क्यों बिहाइंड द सीन लेके जाते रहे कि जी टीम मुत्तहिद है, टीम मुत्तहिद है। बीइंग ए चेयरमैन आपके पास टोटल पावर्स हैं, आप सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, आप गवर्नमेंट के बहुत बहुत बड़े ओहदे संभालते हैं। यू आर वेल इक्विप्ड एंड you've been given the outright authority to do whatever you want to do। तो आप मुझे ये बताएं कि तब आपने ये फड़का के क्यों नहीं मारा। हार ही जाते ना, अभी भी तो जलील होके आए हैं वर्ल्ड कप से, ग्रुप स्टेज में बाहर हुए ना, अमेरिका से भी हारे, आयरलैंड से बिल्कुल एंड पे मसा जीते जाके, वो भी बाबर अगर ना मेरा ख्याल से खड़ा रहता तो वो भी गए थे, और इंडिया से हम जीता मैच हार गए। तो अगर हम एक नई आउटफिट ले जाती, मोहम्मद अली, मैं पहले भी आपको पिछली पॉडकास्ट में मैंने आपको नोटिफाई किया था, मोहम्मद अली एक ऐसा फाइंड थी जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेला था, वो एक अच्छा पेसर था, लोगों ने रीड नहीं किया हुआ था, वो खेला हुआ नहीं था, तो वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकता था। ये जो T20 वर्ल्ड कप होता है ना, ये इसमें आप हमेशा एक नाइस एक अच्छा नया पैकेज लेके जाते हैं ताकि वो एक सरप्राइज पैकेज हो अगले के लिए, और वो टीमें अभी उसको एनालाइज ही कर रही होती हैं। तो वन ऑफ मैच होता है आपका, जिस तरह आपका इंडिया के साथ भी ग्रुप में एक मैच था, अमेरिका के साथ भी एक था, आयरलैंड के साथ भी एक था, आगे भी जो आपने खेलने थे ग्रुप स्टेज में सुपर 8 में, उसमें भी आपका एक एक मैच होना था। तो उसमें ये इस तरह के लड़के अगर आपके जाते, अब कामरान गुलाम एक डोमेस्टिक सर्किट में लड़का है, वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता रहा है, उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया, वो गायब हो गया, डोमेस्टिक मैचेस खेल रहा था, सोए बना रहा था, वो एक कुछ सुना मैच छोड़ के भी चला गया और इंग्लैंड काउंटी खेलने निकल गया। मतलब ये अब प्लेयर्स का जो माइंडसेट है वो इस तरह रह गया है इस बोर्ड के ऊपर इन्हिसार करके कि यार हमने परफॉर्म भी करें तो हमने नहीं खेलना। यही 15, 20, 16 लड़के हैं जिन्होंने टीम में रहना है। अब आप मुझे बताएं कितनी हाइट ऑफ ये प्रॉब्लम है कि जो इन्होंने वो लगा दी, 4-5 के 6 ओपनर्स आप लेके चले गए, आपका मिडल ऑर्डर था ही नहीं। साहिबजादा फरहान आप अभी पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान बना के भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। साहिबजादा फरहान ने इस वर्ल्ड कप की सिलेक्शन से पहले PSL में प्रूव कर दिया लाहौर कलंदर की तरफ से ओपनिंग पे आके कि ही इज़ वेल सेट एंड ही इज़ राइट अप देयर टू बी सिलेक्टेड। आपने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। आज उसका बयान मैं देख रहा था, उसका बयान आ गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एज ये क्या कहते हैं पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान, कि जी मैं मुल्क के लिए जो मर्ज़ी करूं तो मुझे मेरे नंबर पे खिलाया नहीं जाए। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उठाया। उस दिन मुझे एक मिले क्रिकेटर, उन्होंने एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे हाईलाइट की। उन्होंने कहा यार आप मोहम्मद हारिस जिसने आपको लास्ट वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंचाया था, उसको 19 दफ़ा वर्ल्ड कप में लेके गए। रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जी वो लोकल जो आपके मैचेस होते हैं उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। लेकिन कोई किसी ने जाके मोहम्मद हारिस से पूछा कि वो परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं दे पा रहा था। ये भी तो वजह हो सकती है, शायद उसको कहते हैं श्योर शॉट पता है कि मैं परफॉर्मेंसेस दूंगा भी तो मैं क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकता। मैं उसकी टीम में जो भी फॉर सम रीज़न्स वो उसकी टीम में, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं खेल पा रहा, यही रीज़न है कि वो आप लोकल मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये जो अभी आपने बात की है, हाईलाइट किया है कि जी लोकल परफॉर्मेंसेस भी कुछ प्लेयर्स इस वजह से ही नहीं दे पा रहे कि उनको पता है कि भाई हमने तो क्रिकेट टीम में खेलना ही नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है। ये माइंडसेट होता है जब एक स्टूडेंट को पता होना कि मैं बेशक टॉप भी कर लूँ तो मेरा मेरिट नहीं बनना, तो वो फिर उसकी कमिटमेंट उस तरह नहीं रहती। इसी तरह यहाँ पे भी मोहम्मद हारिस के अंदर भी एग्जैक्टली यही है कि वो एक उभरता हुआ सुपरस्टार था। आपकी पाकिस्तान ए का वो कप्तान बन के गया था एशिया कप, जो ए साइड्स का एशिया कप हुआ था, जो हम जीते थे, इंडिया को हमने फाइनल हराया था, जिसमें आपका साइम अयूब भी था। साइम अयूब उसमें था, उसमें साहिबजादा फरहान था, उसमें आप तैयब भी जा चुका है। तैयब ने उसमें 96 ऑड किए थे फाइनल में इंडिया के खिलाफ, वो मैच विनिंग इनिंग्स थी उसकी, और बड़े अच्छे पोटेंशियल लड़के थे। उसमें एक स्पिनर था, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो गुड चाइनामैन करारा था, बहुत ही सरप्राइज पैकेज था। वो एक ऐसा स्पिनर था जो बिल्कुल राइट ऑफ हो गया। समझ गए कि वो लड़के हैं जो कि आई डोंट नो क्या इशू है कि इनके पास सिफारिश नहीं है या इनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, ए तक खेल गए, इनको आपकी साइड में होना चाहिए था। वो वेरी सिमिलर टू ये जो कुलदीप वेरी सिमिलर टू कुलदीप यादव, वो वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स पे, आपकी तमाम ये एशियन विकेट्स पे अनप्लेबल हो सकता था। वो शादाब को पाकिस्तान की टीम में शादाब के अलावा किसी की जगह नहीं बन सकती। सर शादाब, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अज़हर महमूद साहब शादाब टीम में बेस्ट प्लेयर है जी, वो खेलेगा। हारिस रऊफ़ टीम में
मारें पड़ रही हैं, कोई इशू नहीं है जी, वो देखें स्ट्राइक बॉलर है। तो कुछ एनालिसिस निकालें कि कुछ लॉबीज़ इस तरफ की आसपास की, तो वो उस बेसिस पे। मुझे अभी तक एक चीज़ ही समझ आ रही है, अब्रार इनके साथ थ्रू आउट पिछले वर्ल्ड कप में भी था, एक मैच नहीं खिलाया जो इंडिया में आपने 50 ओवर्स का खेला। T20 वर्ल्ड कप में कि अब्रार आपके साथ था, एक मैच नहीं खिलाया। खिला वो शदाब खान को रहे हैं, अब वो क्योंकि एज ए स्पिनर उसकी जगह नहीं बन रही थी तो उसको एज ए बैट्समैन लेकर आ गए। आप अब ये जो चीज़ें आपने एकदम सारी डायग्नोस कर ली हैं कि जी ये टीम में ग्रुपिंग हुई थी, वो तो चले साइड लाइन कर लें। इस वक्त ग्रुपिंग हुई थी वो आप पहले भी चीज़ डायग्नोस कर सकते थे, वो तो नहीं की। जो टीम सिलेक्शन हो रही है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। टीम सिलेक्शन, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो आपके सीनियर मैनेजर साहब और चीफ सिलेक्टर साहब ये भी साथ बैठे हुए थे, कोचेस भी थे। आई डोंट नो कि कोचेस की कितनी सुनी जा रही थी वहाँ पे, कौन पीछे से इनको गाइड कर रहा था। लेकिन अब्रार का मैंने जो एनालिसिस निकाला, मैंने पहले भी शायद पिछली पॉडकास्ट में आपकी कहा था कि उसको इन्होंने आयरलैंड टूर पे नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि जी हम इसको सरप्राइज़ पैकेज रखना चाहते हैं इंडिया मैच के लिए, कि कहीं इंडिया इसको उठा ना ले वहाँ से और इसके ऊपर अपना 360 डिग्री एनालिसिस ना कर ले। तो इन्होंने कहा जी अभी हमने उसको हिडन रखा हुआ है और हम इसको एकदम से लेके आएंगे। अब वो कब आएगा या कब आएगा ही कभी नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं आपको बताऊं पीसीबी में इस वक्त आंधी तूफान कोई इस तरह का सिलसिला चल रहा है। कोई आप देखें, कोई एक पॉजिटिव वाइब आपको आई है? हर चीज़ नेगेटिव वहाँ से निकल रही है। उनकी पर्सनल रिपोर्ट्स हैं जो गैरी कर्स्टन ने आपको चेयरमैन साहब के पास जमा करवाई और वो लीक हो गई। तो आप मुझे बताएं कि क्या इसका अफेक्ट होगा कि एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव है और या गोरा है, वो आके पास आप पे ट्रस्ट कर सकेगा आइंदा कभी? वो कभी अपनी बात लीक ही नहीं करेगा। वो एक मोमेंट आएगी जब वो इस सारे तूफान से निकलेगा और वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, और वो वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन साइन करेगा और वापस दे के निकल जाएगा। कोई कोच आने को तैयार नहीं था। ये आपकी पोजीशन जो है ये तो मेरे ख्याल 3-4 महीने ओपन पड़ी रही है। तरलों मिनतों से इन्होंने गैरी कर्स्टन को बनाया है। आप देखें कि जब मिकी आर्थर को ले गए थे तो इन्होंने उसके बाद इन्होंने एंडी फ्लावर को रब्ता किया, इन्होंने उसके बाद माइक हेसन को रब्ता किया जो न्यूजीलैंड का एक्स कोच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच बना। उसके बाद इन्होंने जस्टिन लैंगर को रब्ता किया। हेडन इनके हमेशा से बुक्स में था लेकिन सब ने अपनी मसरूफियत शो करके इनको फारिग कर दिया। फिर लास्ट रिजॉर्ट इनके पास रह गया था शेन वॉटसन ने ना नहीं कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उसने ना इस तरह की, उसने पैसे ही इतने मांग लिए कि उन्होंने खुद ही ना करनी बन गई इनकी, समझ गए? तो वो भी अस्सलाम वालेकुम कर गया। अब गैरी कर्स्टन को जिस तरह लेके आए हैं, आई डोंट नो किस तरह लेके आए हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत तरले मिनते इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने किए होंगे जो वो आ गया। अब एक इतना हाई प्रोफाइल कोच आपके पास आ गया है, वो कम से कम उसकी तो लाज रख लो। अगर वो आपको एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे रहा है, जो उसने अंडरस्टैंड किया, जो उसने इनमें बैठ के देखा, जो उसने इनके एटीट्यूड्स देखे, वो देर एंड देन उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दी। अब वो एक रियलिटी बता रहा है तो वो आप मीडिया पर रिलीक कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह चीज़ें चलेंगी। एक भी अभी तक पॉजिटिव मुझे चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी तक क्या टीम तैयार कर सकेगा या कोई एक आउटफिट हमारे पास अवेलेबल है पीछे, मेरा नहीं ख्याल। अब इंडिया का जो सिलसिला मैं आपको बताऊँ, ये एक ए स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम होता था, उसमें सौरव गांगुली को उन्होंने ऑनर लिया 2023 अक्टूबर के वर्ल्ड कप में। तो गांगुली ने बताया कि आईपीएल हमारी मजबूरी है। ये 2-2.5 महीने की आईपीएल जो है ना, उसमें हम अपने लोकल प्लेयर्स को खिलाना मजबूरी है जो पिक हो जाते हैं। अदरवाइज़ हम लंबी क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों इंडिया इतने बड़े बैट्समैन निकाल लेता है कि 4 डे 5 डे के ऊपर उन्होंने तकरीबन साल में से 7-8 महीने उनकी जो 4-5 डे क्रिकेट होती है, फिर उनका रणजी ट्रॉफी, ये जो वनडे टूर्नामेंट टाइप इस तरह कुछ करवाते हैं वो होता है, और फिर आईपीएल आ जाती है 2.5 महीने की। तो उन्होंने इस तरह पेश किया। वो तो नहीं एनओसीज देते अपने किसी लोकल सी क्लास प्लेयर को भी वो एनओसी देते कि जाके बीबीएल खेल लो, या तुम एलपीएल खेल लो, या बांग्लादेश खेल लो, या तुम अमेरिका या कनाडा खेल लो। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, वो भी हमारे जैसे हैं, वहाँ पे भी वही पॉलिटिक्स है। आप सिनेरियो उठा लें कि आपकी टीम और उनकी टीम का कप्तान के क्या हालात थे। हार्दिक पांड्या उनका भी कप्तान था, आपका शाहीन शाह कप्तान था, दोनों तकरीबन एक ही टाइम पे ऊपर नीचे हट गए। उन्होंने रोहित शर्मा को बना दिया। वही हार्दिक पांड्या आपको मैच विनर रहा 3-4 मुश्किल मैचों में से निकाल के, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल का ये सबसे मुश्किल ओवर था। मिलर वेल सेट था, सामने खड़ा हुआ था, 16 रन तो मेरे ख्याल पीनट्स है, और हार्दिक पांड्या जैसे लेकिन उसने पूरा मैच जितवा दिया।
यही वो हार्दिक पांड्या था जो पॉलिटिक्स भी खेल सकता था कि क्यों मैं जीतूं। शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंस वाइज तो उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसने तो कहीं आपको ये तो नहीं कोई कह सकता कि यार शाहीन शाह अफरीदी अपना 100% नहीं दे रहा था मैचेस में। उसने तो बल्कि एक मैच में आपको बैटिंग करके थोड़ा उसने स्कोर भी आयरलैंड के खिलाफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको फिर ये बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली उसकी गेम, उसकी बॉलिंग ही इतनी रह गई है। मेरे अंदाजे से पॉलिटिक्स होगी, हर जगह होती है, आप अपने ऑफिस में देख लें, अपने कॉलेज में देख लें, एक ग्रुपिंग सी बन जाती है। आपके लाइकवाइज जो दिमाग के लोग होते हैं वो आपके साथ आ जाते हैं और फिर वो आपकी सुनते हैं। तो क्योंकि ये सीनियर है और काफ़ी देर से इंटरनेशनल सर्किट में पाकिस्तान टीम के साथ है और अब कप्तान रह चुका है, लाहौर कलंदर का भी कप्तान, तो काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो इसके साथ थे। अब आप उसको ग्रुपिंग कह लें, जो कुछ भी कह लें, वो होगी, कहाँ नहीं होती, हर पूरी दुनिया में हर टीम में होगी। लेकिन अगर उसको आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, सारा मलबा उसके ऊपर डाल रहे हैं, मेरा ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप उठा लें, आपका शदाब ने परफॉर्म किया, नहीं किया, आपके हारिस रऊफ़ ने मीडियोकर परफॉर्मेंस दी, आपका नसीम शाह इज़ गुड बट ही लुक्ड वेरी टायर्ड इन दिस टूर्नामेंट। आप देखें कि उसकी पेस भी 140 142 पे थी, वो 150 वाला बॉलर था, 149 150, तो 9-10 से नीचे थी उसकी, माइल से नीचे थी, किलोमीटर से नीचे थी। उसके बाद आप आ जाएं कि दूसरे फ़खर ज़मान अंडर परफॉर्म्ड। तो ये एक ओवरऑल कन्फ्यूजन थी टीम में, बैटिंग ऑर्डर्स डिसाइडेड नहीं थे। आप देखें वो सुपर ओवर खेल दी, इफ्तिखार चाचा इज़ डन एंड डस्टेड। मैं आपको बता दूं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट फाइंड एनी प्लेस फॉर हिम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। रीज़न कि देखें अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को कोई नए लोग इंडक्ट करने चाहिए। 6 महीने हारे, मैं आपको यकीन करें, बड़े बड़े सुपरस्टार्स के कमेंट्स में पढ़ रहा था पिछले दिनों, वो कह रहे थे इट्स टाइम टू लीव क्रिकेट। ये वो लोग हैं जो पेट्रियट्स थे, क्रिकेट से इनका ब्रेड एंड बटर चलता था, अभी भी चलता है। उन्होंने कहा जी हॉकी और फुटबॉल को प्रमोट करना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन हॉकी एंड फुटबॉल। तो जब ये माइंडसेट आ जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कहते थे हमने 99 के वर्ल्ड कप के बाद ना, उस फाइनल के बाद क्रिकेट देखनी छोड़ दी। शायद हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का, वो भी फैमिली की वजह से मैच देखते हैं, जो घर में एक इन्वायरमेंट बना होता है। अब वो लोग भी कहते हैं कि यार हमने अपने प्लग आउट कर दिए हैं कि हमने ये देखना ही नहीं है, बच्चों को लेके वेकेशन पे निकल जाते हैं या बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं। एज अ फ़ैन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हमेशा जब भी हम हारते हैं यही कहते हैं यार आइंदा नहीं अब क्रिकेट मैच देखना। लेकिन अगली सीरीज़ होती है, अगला वर्ल्ड कप होता है, सबसे पहले हमारा फिर टीवी ऑन होता है, देखने बैठ जाते हैं। अफसोस तब होता है जब हम देखते हैं कि यार आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे पाकिस्तान इटसेल्फ कंट्री एज अ कंट्री चल रहा है। तो वो बीइंग अ फ़ैन हमें उस चीज़ में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई आप इतना टैलेंट है, अगर एक अब जो जैसे आपने बात की फ़खर ज़मान है ओपनर, उसकी जगह पर थी, उसको 2 डाउन खिलाएंगे, वो नहीं उधर परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि किसी ने ओपनर खुद आना है, उसने उसको 2 डाउन खिलाना है, जिसकी जो पोजीशन है उस पर वो कोई नहीं खिला रहा। इसलिए वो मेरा ख्याल है डीमोरलाइज इस वजह से भी, आधी टीम डीमोरलाइज इस वजह से हो जाती है, फ़ैन भी इसी वजह से डीमोरलाइज हो जाते हैं कि यार टीम हमारी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। भाई वो जो दुबई का वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसके बाद से तो हमने डाउनफॉल ही देखा है हमारी टीम का। वो वहाँ से टीम जो है वो वही आपकी बात है, जिस बाबर आजम की कैप्टनसी आई है उसके बाद हम वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में फ़ाइनल तक चले गए, लेकिन जैसे गए सबको पता है वही है, वो कुदरत के निज़ाम की वजह से। तो वो लेकिन ये मतलब टीम जो है ओवरऑल वो टूवर्ड्स इंक्लाइन जा ही नहीं रही, उसका डाउनफॉल ही आई जा रहा है। और अब इस लेवल पे आ गया हुआ है कि अब हम मतलब ग्रुप मैचेस में बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास एक तो आमदनी का बड़ा प्रॉब्लम है, और क्यों टीवी लगा लेते हैं, टाइम किल करना होता है। पहले तो ये होता है कि बच्चों को लेके अगर बाहर निकल गए तो आपका 8-10 हज़ार 15 हज़ार जितनी महंगाई हो गई हुई लग जाएगी, तो लोग कहते हैं यार टाइम किल करना है, चलें घर पे ही कोई अच्छा सा खाना बना लेते हैं और मैच देखते हैं। अब वो मैच की सूरत हाल ये हो गई कि 2004-5 में, 6 में और 7 में जब ये T20 ऑन क्या कहते टेबल आया, तो फॉर्चुनेट क्या था कि पाकिस्तान इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलता था। आपके पास शाहिद अफरीदी था, आपके पास मिसबा था,
आपके पास शुएब मलिक था, फिर आपके पास मल्टीपल ऑलराउंडर्स भी थे, रज़ाक वगैरह, इमरान नज़ीर। हमें ना वो उस टाइम की, हम उस एरा के, हम दोनों एराज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वो क्रिकेट भी देखी और अब हम ये भी एरा, ये वाली भी क्रिकेट देख। प्रॉब्लम ये हो रही है, मेरा ख्याल है, जो जब हम 50 ओवर्स का मैच खेलते थे तब हमारे पास प्लेयर्स थे T20 वाले, इमरान नज़ीर, शाहिद हाँ अफरीदी बिल्कुल टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उधर ही आने जब वो लगा। एग्जैक्टली T20 के क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो हम 50 ओवर्स के फॉर्मेट में चले हम हमेशा रेसिप्रोकेट करते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या, तब हमारे पास क्रिकेट, हम कहते थे यार पाकिस्तान टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकती, ये सारे दड़ेबाज हैं। फॉर्चुनेट ये था कि ये सारे मेजॉरिटी आप उठाएं सबके बैकग्राउंड टेप बॉल क्रिकेट से जुड़ते हैं। टेप बॉल क्रिकेट की वजह से सबको आदत थी कि दड़े मारने। अब वो T20 क्रिकेट आ गई, आप वो बाकी क्रिकेट को, बाकी क्रिकेट टीमों को, इंटरनेशनल टीमों को ट्रांसफॉर्म होते हुए 5, 6, 7, 8 साल लगे। मैं उसके अंदर एग्जांपल देता हूँ इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक बंदा, हमारा एक दोस्त था, वो क्रिकेट खेलने गया तो उसने एज इट इज़ पहली बॉल से जाके ना, वो वेटरन टाइप खेल रहा था, एज उसकी 40 से ऊपर थी, तो उसने जब पहली बॉल खेली तो बॉलर ने उसको लेंथ पे बॉल की, उसने उठा के छक्का मार दिया। छक्का मारने के बाद उसने एक आधे ओवर में फिर 1-2 छक्के, वो तो कप्तान ना बाहर से अंदर आ गया, उन्होंने कहा होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, दिस इज़ नॉट T20 क्रिकेट। तो वो उनका ये माइंडसेट था। उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी क्रिकेट को चेंज करना शुरू किया। वो T20 ब्लास्ट लेके आए, फिर उन्होंने छोटी छोटी लीग्स करानी शुरू की, उसमें से वो पिक करके लाए। उन्होंने एक आउटफिट बनाया जो कि सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट था। न्यूजीलैंड उसमें आ गई, साउथ अफ्रीका उसमें आ गई, ऑस्ट्रेलिया उसमें आ गई। मतलब ये सारी वो टीमें थी जिनको आप देखें कि पहले वर्ल्ड कप में आपका पॉन्टिंग भी था, आपका क्लार्क भी था, 2007 की बात कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से ये सब वैनिश हो गए। अगले वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही एक नए चेहरों की टीम थी। इंडिया एक नई टीम लेके गया था धोनी को कप्तान बना के, जिसमें उन्होंने तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण इनको बिठा दिया था। धोनी को तब का उन्होंने कप्तान बनाया था पहली दफ़ा, और अंडर द बेल्ट उसके मैचेस नहीं थे धोनी के इतने। ही वाज अ यंगस्टर इन द टीम एट दैट टाइम। तो हालांकि सहवाग भी था उस टीम में, उतापा भी था, युवराज सिंह था। कि मैं था सबसे बड़ा कैंडिडेट कैप्टनसी का, तो मुझे क्योंकि तेंदुलकर के मैंने कोई हक में शायद कुछ स्टेटमेंट दे दी थी, जिसकी वजह से मुझे कैप्टनसी से हटा के धोनी को, मैं ये माइंडसेट बता रहा हूँ, तो तब हम जीतते थे। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि टीमें अब उस मोड में आ गई T20 वाले में, और हम दोबारा 50 ओवर मोड में चले गए। अनफॉर्चुनेट ये है कि अब अभी भी इनको 50 ओवर मोड में लेके जाएंगे, ये 50 ओवर मोड में भी नहीं है। ये 50 ओवर खेलते हैं टेस्ट मैच की तरह। टीमें 50 ओवर में अब 400, 450 जहन में रख के आती हैं कि यार अगर 350 भी है तो हम चेस कर लेंगे बड़ा इजीली, और वो भी 40 ओवर्स में, 42 ओवर्स में चेस होता है। ये 270-80 के अंदर ही खेल रहे होते हैं। इनका पैरामीटर है 280 क्रॉस करेंगे तो हाँ जी हमने बहुत बड़ा स्कोर कर लिया, लेकिन वो स्कोर बड़ा नहीं आता। 282 आपने किया था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, कितने आराम से उन्होंने चेस किया। मैं कहा 3 आउट पे कि 4 आउट पे चेस कर लिया था मैच, तो वो पहले 10 ओवर में जीत गए थे। तो आप, मुझे नहीं समझ आ रही किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हो। या तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि यार हमने खेलनी ही T20 है। सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाली टीम पाकिस्तान है, और सबसे ज़्यादा हारने वाली टीम भी हो गई है। इंडिया का आपने देखा कैसे वार्म वेलकम किया गया? सर वो वार्म वेलकम बिल्कुल बनता था। देखें कि 2023 के वर्ल्ड कप में दे वर अनबीटन एंड दे वर शोर शॉट्स द वर्ल्ड चैम्पियंस इन दैट एज वेल। वो अनफॉर्चुनेट हुआ, उनका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में आ गया। बहुत बड़ी बात होती है कि ड्रेसिंग रूम में आके उसने थपकी दी इनको, कोहली को और रोहित शर्मा को, जो कि बेचारे बिल्कुल रो रहे थे। दे वर टोटली डिसहार्टेंड ना। तो वो आके उसने उनको मोरल बूस्ट किया, और उसके बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, इस बार दिल जीते, अगली दफ़ा दिल भी जीतोगे, कब भी जीतोगे। और आप देखें कि जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे सुबह में 6, 6:30 बजे सुबह के टाइम पर फ्लाइट उतरी है, मुंबई के, दिल्ली पे फ्लाइट उतरी इनकी, और दिल्ली एयरपोर्ट वाज जैम पैक्ड। उधर से ये गए मुंबई, 9 o'clock इनकी मेरे ख्याल से मीटिंग थी विद द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन दे वर आउट। शाम को 4 बजे इनकी वो परेड थी, और वो मीलों में वो रश फंसा हुआ था। वो लग रहा था कि पाकिस्तान में तो कोई खान साहब का जलसा हो गया ना। उस पिक्चर्स तो वैसी लग रही थी। मैं सोचा था वहाँ पे क्रिकेट में इतने ज़्यादा बंदे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे क्रिकेटर एक है जो जमा कर देता है मैं हाँ, वो दोनों तरफ ये है। मैं आपको ये बताऊँ कि मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये, क्रिकेट को वो पूछते हैं, और उनका पूछना बनता भी है, क्योंकि जिस तरह उनकी टीम परफॉर्म करती है वो रीपे बैक करती है उनको।
अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका सेलिब्रेट करना नहीं बनता था तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अगर इस वर्ल्ड कप में वो बिल्कुल गिर के ऊपर उठे हैं। पाकिस्तान वाले मैच में आप देखें कि वो देवर डाउन एंड आउट, बॉडी लैंग्वेज जीरो हो चुकी थी, पाकिस्तान को 48 आउट ऑफ 48। हमेशा लास्ट 4 ओवर्स में वो कहीं ना कहीं से कम आप देखें कि वो अपने शोल्डर्स डाउन नहीं करते थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 बॉलें 26 रन, वेल सेट क्लासन और मिलर खड़े हुए हैं जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स है, और अचानक क्लासन आउट होता है और वो उन 4 ओवरों में गेम पलटा देते हैं। मेरे ख्याल स्पेशल उनको जो क्रेडिट मिले उनकी टीम में वो मिलेगा आपकी बुमराह को, कुलदीप यादव को और हार्दिक पांड्या को। ये 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट साइड बना दिया था। आप देखें कुलदीप यादव और बुमराह के जो 8 ओवर होते थे उसमें उनको स्कोर होता था टोटल, बुमराह को होता था मेरे ख्याल से 18 से 20 रन 3 आउट, और कुलदीप यादव को भी इसने 18 से 20, यानी 40 रन के अंदर 8 ओवर वो निकालते थे, और एडेड विकेट्स होती थी 5 से 6 दोनों के मिला के, और वो बैकबोन तोड़ देते थे दूसरी टीम की। बाकी वो उनके पास जो अर्शदीप है, दूसरा वो सिराज है, सिराज को तो इतना उन्होंने खिलाया ही नहीं, उसके बाद पांड्या आ जाता था, उसके बाद जडेजा आ जाता था, उसके बाद देखें अक्षर पटेल, ही वॉज गॉन एंड गॉन विद द विंड जब चाचा ने इसको मेलबर्न में 3 छक्के मारे थे। अब मुझे ये बताएं कि उसको यूटिलाइज़ किया, उसको लेके आया, उसको एज अ पिंच हिटर यूटिलाइज़ किया रोहित शर्मा ने। 1 डाउन 2 डाउन वो आ जाता था, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता था। जिस विकेट पे अच्छे बैट्समैन नहीं चल रहे थे न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के खिलाफ, एक आधी और टीम के खिलाफ भी, मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो अच्छा खेला था। इसी तरह आप उधर आ जाएँ उसकी तरफ, पांड्या की तरफ, पांड्या को उसने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो मेरे ख्याल से इंडिया डिज़र्व्ड इट। मैंने भी उस पर कमेंट किया था, आई लाइक्ड इट एंड आई प्लेयर्स के साथ साथ इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के साथ उसमें बहुत बड़ा रोल कैप्टनसी का भी था। जैसे कैप्टन ने उनको सबको यूटिलाइज़ किया है ना, हर प्लेयर की क्या पोटेंशियल है उसके मुताबिक उसको यूटिलाइज। आप देखें स्टीफन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड का कैप्टन हुआ करता था एट द टाइम जब नेथन एस्टल होता था, क्रिस हैरिस होता था, रॉजर टूज होता था, बड़े बड़े क्रिकेट, क्रिस केन्स होता था, एडम परोरे होता था, डियोन नैश होता था, जेफ एलेट होता था, मतलब इतने बड़े प्लेयर्स न्यूजीलैंड साइड पे थे, लेकिन वो परसिस्ट करते रहे 92 से ऑनवर्ड, पता नहीं 2003 से 2007 तक इसके साथ स्टीफन फ्लेमिंग के साथ। वो कोई इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं था, ही वाज गुड बट नॉट दैट गुड, तो वो ही लीड करता था। तो वो एक इंस्टिंक्ट होती है कप्तानी की कि वो कैसे मैनेज करता है टीम को। रोहित शर्मा ने अगर अभी देखें तो वो जितना भारी हो चुका हुआ है, जितना वो इतना एजाइल नहीं रहा, फील्डिंग में भी बैटिंग में भी बस 100 परफॉर्मेंस है 20। वर्ल्ड कप में तो वो जब हर मैच में सबसे पहले आपके 50 ओवर्स में भी और T20 में भी सारी परफॉर्मेंसेस थी उसकी। नहीं, इस वर्ल्ड कप में देखें कि सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के 92 के अलावा ना वो जल्दी ही आउट होता रहा, इवन फाइनल में भी आपके बहुत जल्दी आउट हो गया था। लेकिन आप ये देखें कि उसकी इतना थिंकिंग क्रिकेटर था, उसकी एक पर्सनैलिटी है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ क्यों मैं बाबर को उस लीग में ही नहीं लेके आ सकता, क्योंकि वो पर्सनैलिटी नहीं है। ये एक ओवरऑल ना एक बास्केट बनती है, मिक्स बनता है ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर बैकग्राउंड, ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आप जाके लीड कर सकते हो। अब वही होता है ना कि वो एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी ग्राउंड में है, फिर इस तरह की ग्रुपिंग्स तो होंगी कि जब एक बंदा उस कैपेबिलिटी का है कि क्यों आप उसको बार बार वापस लेके आ रहे हो। और वो भी हैरानगी है कि वो भी दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट कर लेता है। जब इसने कप्तानी का रेजिग्नेशन सबमिट करवाया था तब बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कहा था कि ये इसकी बैटिंग के लिए बहुत अच्छा हो गया, बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर्स ने। तो अचानक उसको दोबारा बुलाया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे सिर्फ आपको ये कहने का मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल कि बाबर वो उस कैटेगरी में जाता है। अभी भी अगर ये कहते हैं कि जो कि मैं सुनने में आ रहा है कि ये T20 चैम्पियंस ट्रॉफी तक इसको बाबर को कप्तान रखें, देयर इज़ अ बिग सॉरी फॉर द चेयरमैन एंड द क्रिकेट बोर्ड एज वेल, कि यार आप फिर फ़रोग दे रहे हो एक प्रॉब्लम को। और कल को बाबर क्या पता, क्योंकि देखें अब ये सोशल मीडिया का दौर है, बाबर का मीडिया जो सेल है, आई डोंट नो कौन है, आप बाबर के बारे में एक कमेंट लिखें तो आपको कुछ 10 तरह की गालियाँ अच्छे अल्फाज में जो है ना वो आपको आ जाती हैं, और बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी में जो भी लिखते हैं उसके मेरे ख्याल से उसकी टीम है मीडिया की। ये इतना बड़ा माफिया बन जाएगा कि इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। परफॉर्मेंस देगा तो फिर भी माफिया बनेगा ना, अदरवाइज तो बहुत
कम चांसेस हैं। जो इस परफॉर्मेंस के साथ है, कितनी देर तक आप लोगों के ऊपर मलबा डाल देंगे, एट दी एंड तो फिर आपके ऊपर ही सारा कुछ आना है। बस देखते हैं। ले जी सर, थैंक यू सो मच। क्रिकेट एनालिसिस आपके बड़े टू द पॉइंट होते हैं। होपफुली बड़ी हमारी ऑडियंस की तरफ से भी बड़ी आ रही थी रिक्वेस्ट कि जी मूसा सेठ को दोबारा बुलाया जाए, तो होपफुली लेट्स सी कि अब ये देखते हैं क्या आप जो सर्जरी कह रहे हैं, अभी तो सारा जो डाला हुआ है एक मलबा, देखते हैं कि क्या बाकी सर्जरी करते भी हैं कि नहीं करते। नहीं, सर्जरी जो अभी तक नज़र आ रही है ना, वो हालात आपके सामने ही हैं। वो एक इन्होंने ब्लैक शीप निकाल ली है बीच में से शहीन शाह की शक्ल में, उसको रगड़ा दे देंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ डाउन द रोड उसको जो है वो मेरा ज़ाती अंदाज़ा है उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे कुछ 6-8 महीने की, और बस इतनी सर्जरी हो गई कि जी सर्जरी हो गई।